नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप का पगलप्पन सबने देखा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पीछे की जो भावना है, डोनाल्ड ट्रंप के पीछे का जो इंटेंशन है या उनके अंदर जो आग भड़क रही है, जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है, मतलब कहने का ये है जो रिपब्लिकन का जो कि राइट विंग है, उनका जो ओरिजिनल स्वरूप है अमेरिका के लिए, उनको जो जिस प्रकार से वो अमेरिका के लिए सोचते हैं और अमेरिका में आ रहे इस्लामिक संकट को जिस प्रकार से वो ध्यान देते हैं, वो सब कुछ उनका आज झलका। मतलब मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि जो भारत कह सकता था या भारत में जो मूल समस्याएं हैं वो अमेरिका की मूल समस्याओं के रूप में निकल कर आ रही हैं, और अमेरिका यानी कि यूएसए इससे बड़ी तरह से पीड़ित है। हालांकि डेमोक्रेट्स वैसे ही हैं जैसे हमारे यहाँ की कांग्रेस और विपक्ष रहता है कि उनके लिए तो वो दामाद की तरह होते हैं, और वो इस स्तर तक दामाद की तरह होते हैं कि भाई कुछ भी कर सकते हैं, और भगवान राम के मंदिर के लिए भी बात मतलब उसको भी झुटला सकते हैं। और हमारा विपक्ष तो विपक्ष है, जो देश का कुछ भी हो जाए उनसे उनको लेना देना नहीं है। मेजोरिटी समाज को ही सदैव उनको दबा कर रखना है। मेजोरिटी समाज की मार भी पड़ती थी उनके समय पर, और मुकदमा भी उनके खिलाफ ही होता था। ऐसा ही लग रहा है कि कुछ वहां भी चलता है डेमोक्रेट्स बनाम रिपब्लिकन। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने जो उद्गार दिए, वो टैरिफ वाला विषय हटा दीजिए। मैं हमेशा से कहता हूं टैरिफ का विषय डोनाल्ड ट्रंप की कहानी से हटा दीजिए, बाकी की बात करिए डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप उसी उसी पॉलिटिकल खानदान से आते हैं या पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जिसने इराक पर जो किया, अफगानिस्तान किया, या मैं और कई एक नाम बता सकता हूं। ये जॉर्ज बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, या ये वो सीरीज चली आ रही है जो मतलब सदैव से इस्लामिक चरमपंथ को ध्यान में रखती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या किया कि थैंक्स गिविंग डे था, मतलब वहां पर थैंक्स गिविंग डे था, तो थैंक्स गिविंग डे नागरिकों को देना होता है भाई धन्यवाद। तो धन्यवाद के रूप में जो उन्होंने दिया वो अपने आप में अद्वितीय है और उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने ट्रुथ सोशल इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा अमेरिका में विदेशी मूल के लगभग 5.5 करोड़ 5.25 करोड़ लोग हैं, जिनमें ज़्यादातर कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर हैं। इनमें अपराधी, गैंगस्टर, मानसिक रोगी या ड्रग तस्कर शामिल हैं। उन्होंने कहा ये लोग अमेरिकी करदाताओं के पैसे पर जी रहे हैं, जिससे देश की सामाजिक व्यवस्था चरमरा रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत में होता है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो केवल एक समुदाय लेता है और उनका रिलीजन विदेशी है। मतलब वो भारतीय रिलीजन के नहीं है, भारतीय संप्रदाय नहीं है, वो तो इंपोर्टेड संप्रदाय को मानते हैं, विदेशी रिलीजन को मानते हैं और विदेशी रिलीजन को भारत में इंप्लीमेंट करवाते हैं। इसलिए वो भारत को देवभूमि भी नहीं मानते। भारत को मातृभूमि तो कहते हैं, कभी मातृ बदन के नाम से कहते हैं, लेकिन देवभूमि भारत को नहीं मानते। देवभूमि के रूप में वो सदैव वहीं खाड़ी के देशों को ही मानते हैं, गल्फ कंट्रीज को मानते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मोदी जी का एक ट्वीट आ गया हो और उन्होंने अपनी करुणा भरी बात सामने रख दी हो। अब उन्होंने जो कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, वो बार बार मतलब अजीबो गरीब टाइप की बात थी। एक लंबा पोस्ट लिखा और उसमें खास तौर से जो मुस्लिम सांसद हैं डेमोक्रेट की, इलियान उमर के विषय में उन्होंने भर भर कर लिखा, और वो गजब की बात लिखी। उन्होंने कहा वो तो अवैध प्रवासी हैं। पुराने तथा बार बार खारिज किए गए आरोप को दोहराया कि उन्होंने अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाईजान से शादी की। ट्रंप ने कहा यह महिला हमेशा अपने हिजाब में लिपटी रहती है, हिजाब में लिपटी रहती लेकिन भाईजान से शादी कर लेती है। मतलब हिजाब दुनिया को दिखाने के लिए और भाईजान से शादी कर लेती है। एक पार्टिकुलर समुदाय के विषय में उन्होंने इन बातों को कहा। अब इलियास, बाकी मैं बताऊंगा कि आखिर और क्या क्या कहा, लेकिन इलियास उमर के विषय में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। ये वही महोदया हैं, इनके विषय में उन्होंने कहा ये सोमालियाई मुल्क की हैं। सोमालिया में गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध किसके बीच में? वही मुस्लिमों के दो समुदायों के बीच में। इलियास उमर उस समय पैदा हुई 82 में, वहां शरणार्थी कैंपों में रहनी थी। वहां से कीनिया आई, कीनिया से अमेरिका चली। अमेरिका में कीनिया का एक बड़ा रास्ता था, कीनिया से आने वाली बड़ी संख्या है जो अमेरिका में आई। अमेरिका में वो अवैध प्रवासी थी जो कि सोमालिया की हैं, अवैध प्रवासी हो गई।
अमेरिका में वो अवैध प्रवासी के रूप में आई, फिर उन्होंने अपने अवैध प्रवासिता को सही करने के लिए अपने ही भाईजान से किसी से शादी कर ली, जो अमेरिका में गैर कानूनी है, ऐसा ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हालांकि इल्हान उमर लगातार कहती आई वो मेरा भाईजान नहीं है, लेकिन ये तो जग जाहिर है, उसमें छुपाने की क्या बात है। ये तो एक पार्टिकुलर समुदाय में, चूंकि कबीले से हुआ करता था, बहुत पिछड़ा हुआ करता था, तो कबीले की शादी कबीले में ही होती थी, केवल दूध का रिश्ता बचाकर सबकी हो जाती। अगर चची जान का चचा खत्म हो जाए तो फिर वो कंवारी मानी जाती, कंवारी है तो भतीजे से शादी कर लेती, अपने अपने मतलब सगे भतीजे से। ऐसे ही वो बहन है, लेकिन वो अगर दूध की का रिश्ता नहीं है तो उसकी शादी हो जाती, इसमें कौन सी बात है। अब चूंकि उस समय जो घटनाएं हुई उसमें चचा जान से शादी करी गई थी, और चचा जान से शादी अगर उस समय हो सकती थी, भाईजान से शादी उस समय हो सकती थी जब नींव डाली गई इस्लाम की, तो फिर आज इस्लाम की खास बात है, डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि बुराइयां सब में होती हैं, कुरीतियां सब में होती हैं, लेकिन इस्लाम की खास बात है कि वो कुरीतियों के साथ ही रहना चाहते हैं। बाकी हमारे यहाँ अगर कुरीति होती है तो हम उससे लड़ना जानते हैं, हम उस कुरीति को समय बेसमय पर एक समाज खड़ा होता है और उस कुरीति को हम समाप्त करते हैं। लेकिन इस्लाम कभी कुरीति को समाप्त नहीं करता। इस्लाम कुरीतियां एक तो बनाता भी है और गले से लगाकर रखता है, इसलिए वो प्रोग्रेसिव समाज नहीं है। वो 1500 साल पहले का ही सारा इतिहास भूगोल लेकर रखता है, और 1500 साल जो तकियन उसी जैसी भी बातें हुई होंगी उसी को बेस बनाकर वो आगे बढ़ता है। इसलिए ये बात कहना डोनाल्ड ट्रंप का कोई नई बात नहीं है कि वो भाईजान से शादी कर ली। पाकिस्तान में आपको 50 वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो लड़कियां ये कहती मिलेंगी कि भाई निकाह से पहले तो हम उसको भाईजान कहते थे, बाद में दूल्हे जान कहने लगे, बाद में वो शौहर हो गए, तो हमने अपना निकाह अपने भाई से किया है। ऐसा आपको 50 नहीं मतलब हजारों की तादाद में मिल जाएगी। और वो जो हलाला वाला प्रकरण है वो तो जग जाहिर है कि अगर बेटे ने धोखे से तलाक कर दिया तो बाप के साथ हलाला हो जाता, बाप के साथ हलाला हुआ तो वो अम्मी बन गई, अम्मी हो गई तो जो बच्चा पैदा हुआ वो अब्बा पैदा हुआ, मतलब भाईजान पैदा हुआ या वो बेटा पैदा हुआ। बड़े भाई मतलब इस वो गंदगी जो सामने दिखाई देती है और उसका हिसाब लगाना शुरू करें, कम से कम भारतीय हिंदू समाज के लिए तो वो इतनी गंदगी कि उसको सुनना भी लोग पसंद नहीं करते। मैं आपको सही बताऊं, अगर इस प्रकार की बातें मैं घर में बताता हूं कि भाई कैसा हो गया अखबारों को पढ़ के ये वो, तो हमारी पत्नी ये कहती है बच्चे के सामने बात मत करो, इतनी गंदगी बच्चे हमारे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बच्चों के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप सोचिए कि किस स्तर पर ये गंदगी है कि हिंदू समाज में सुनने में भी बड़ी समस्या होती है, वो सुनना भी नहीं चाहते इतनी। अब इल्हान उमर जो कि जिनके विषय में कहा वो सोमालियाई मूल की हैं और वो गलत तरीके से आ गई भाईजान से शादी सिर्फ इसलिए की कि उन्हें नागरिकता चाहिए थी, अमेरिका नागरिकता लेने के लिए सब कुछ हुआ। इल्हान उमर ने भारत के लिए तो बड़े बीज बोए हैं, जितना वो कर सकती थी। उनके बयान जो है भारत विरोधी हमेशा से रहे। आपको याद होगा अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का दौरा किया था, उसमें पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर गई थी और वहां विदेश मंत्रालय ने हमारी विदेश मंत्रालय ने बड़ी इसकी निंदा भी की थी और कहा था ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर प्रस्ताव लेकर आई थी वो। उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें भारत में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की निंदा की थी और ये कहा था भारत जो है वो पार्टिकुलर कंसर्न कंट्री है। कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न घोषित करवाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री से आग्रह किया था कि वे भारत को खास चिंता वाला देश घोषित करें और भारत में अपनी नजर रखें, क्योंकि माइनॉरिटीज के साथ भारत में बहुत गलत होता है। भारत की माइनॉरिटी विश्व में ऐसी माइनॉरिटी है जो मेजोरिटी की भी ऐसी तैसी किए हुए है। कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर भी उस महिला ने टिप्पणी करी थी। उस समय उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के फैसले को ठीक नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भी टिप्पणी की थी जिसे कई भारतीय राजनीतिक दल भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देख रहे थे। खालिस्तानी आतंकवादी की जब हत्या हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी तब भी ये कहा गया था कि अमेरिका पूरा समर्थन देगा और भारत जो है वो दूसरे देशों में जाकर वहां के नागरिकों को मार रहे, जबकि वो हमारे लिए आतंकवादी खालिस्तानी आतंकवादी थी। जिसमें एनआरसी सीएए की बात हो रही थी, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की, उस समय भी वो महिला बोली थी। हिंदू राष्ट्रवाद परियोजना का हिस्सा है ऐसा बताया था कि भाई ये तो हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रहे हैं।
पीएम मोदी के अमेरिकी कांग्रेस संबोधन का भी उस महिला ने बहिष्कार किया था। आपको याद होगा कि मोदी जी अमेरिकी पार्लियामेंट में गए थे, वहां जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के दौरान बहिष्कार करने वाली वो महिला थी। ये आप मतलब इल्हान के पूरे प्रकरण से आपको ये बात तो एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि वो भारत विरोधी गतिविधियों में खूब शामिल रही और जितना कर सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सारी औकात मुसलमानों की खोलकर रख दी। उन्होंने कहा देखो ये तो एक तो अप्रवासी हैं, दूसरा अगर विदेशी मूल के लोग यहां पर हैं भी वो हमारी रोटियों पर पल रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, मानसिक रोगी होते हैं। अब ये तो पूरा समुदाय पूरा मतलब जितने भी मानसिक सर्वे होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि जो एक पर्टिकुलर रिलीजन है उसमें 90 to 98% लोग मानसिक रोगी होते हैं। अब भाई मुजाहिदीन बनेगा, मुजाहिर बनेगा, वो मुजाहिदीन बनेगा, फिदाइन बनेगा, तो उसको मानसिक रोगी नहीं कहा जा सकता क्या? साथ में कहा ये ड्रग की तस्करी भी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे पर ये पलते हैं, सामाजिक व्यवस्था को देश की चरमरा देते हैं। इल्हान उमर को खासतौर से घसीटा गया और ये बताया गया कि मिनेसोटा के बहुत ज्यादा बेवकूफ गवर्नर टिम वाल्ज डर, नाकाबिलियत या दोनों की वजह से कुछ नहीं करते, डर की वजह से कुछ नहीं करते। हमारे देश की सबसे खराब कांग्रेसमैन वीमन इल्हान उमर हमेशा अपने हिजाब में लिपटी रहती हैं। वह शायद यूएसए में गैर कानूनी तरीके से आई हैं, क्योंकि यहां आपको अपने भाईजान से शादी करने की इजाजत तो है नहीं, पर हमारे देश इसके संविधान और उसके साथ कितना बुरा बर्ताव होता है इस बारे में नफरत भरी शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं करती हैं। जब देखो तब उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। इलीगल इमिग्रेंट हैं, इलीगल इमिग्रेंट को हम निकालते हैं, उनके ऊपर हम कार्रवाइयां करते हैं तो व्यवहार गलत हो रहा है। अब जो इलीगल इमिग्रेंट हैं और जो इस्लामिक प्रैक्टिस इस तरह की भाई बहन की शादी करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में तो ये परमिटेड नहीं है, लेकिन ये लगातार उसकी वकालत करा करती है। उन्होंने कहा कि जहां से ये आई हैं वो बहुत बिगड़ा हुआ, पिछड़ा हुआ, क्राइम से भरा हुआ देश है, जो असल में सरकार, मिलिट्री, पुलिस, स्कूल वगैरह की कमी की वजह से देश भी नहीं कहा जा सकता। सोमालिया को अब कंट्री नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कंट्री की 2-3 परिभाषाएं। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि वहां एक बाइबल सोसाइटी होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व की सरकार होनी चाहिए, इंटरनेशनल पर्सनालिटी होने के गुण होने चाहिए। अब सोमालिया तो लगातार गृह युद्ध में रहता है, सोमालिया के लोग समुद्री डाकू की तरह व्यवहार करते हैं। सोमालिया में इस्लाम के अंदर का चरमपंथ, यानी कि इस्लाम में कौन बड़ा चरमपंथी है और किसका वाला इस्लाम सही, इस बात के झगड़े होते रहते हैं। ऐसे देश से जिससे वो आई हैं, तो जो वहां देखकर आई, अब उन्हें यहां अमेरिका में बिल्कुल बहुत अच्छा चाहिए। वहां से शरणार्थी शिविर में पड़ी थी, वहां मारी पीटी जा रही थी, वहां कूटी जा रही थी, वहां से भाग गई कीनिया, कीनिया के शरणार्थी शिविरों में पड़ी हुई थी, वहां से आ गई अमेरिका, और अमेरिका में अब उनको बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय वो चाहिए और अमेरिका में सब अच्छा अच्छा चाहिए। विवाद की शुरुआत कैसे होती इसको समझिए। कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की हत्या हुई, उसमें इल्हान उमर ने एक इंटरव्यू में कर्क को घृणित व्यक्ति कह दिया, मतलब हेट, उसके खिलाफ हेट। अब देखिए ये तो बात स्वीकार कर लीजिए, संसार में जो कोई सीधा सीधा आतंकी ना हो, सीधा द्रोही ना हो, तो उसको आप मतलब मरने पर तो कोई कुछ नहीं कहता। अब उसको हेट पर्सन कह दिया, हेटी पर्सन कह दिया, या घृणित व्यक्ति कह दिया। अच्छा, जो चार्ली कर्क था वो बहुत नजदीक था ट्रंप के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई थी। स्टूडेंट्स के बीच में जेनजी आंदोलन चलाया था। हमारे यहाँ जेनजी की परिभाषा प्रधानमंत्री जी ने दी। अभी जेनजी की परिभाषा देते उन्होंने कहा हमारे यहाँ जेनजी जो है वो नई कंपनियां बना रहा है, जेनजी नए एक्टिविज्म कर रहा है, नए जेनजी हमारे यहाँ नई फैक्ट्रियां लगा रहा है, जेनजी हमारे यहाँ साइंटिफिक रिसर्चें कर रहा है, वो कंप्यूटर साइंटिस्ट बन रहा है, हमारे यहाँ का जेनजी इंगेज्ड है। ये मोदी जी ने अभी एक कार्यक्रम में बेंगलोर के कहा। लेकिन अमेरिका में जो जेनजी का आंदोलन था उसमें एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की बड़ी भूमिका थी।
लेकिन वो चूंकि ट्रंप को जिता कर ला रहे थे, तो ट्रंप की पार्टी भारत की भारतीय जनता पार्टी की तरह है, और ट्रंप की पार्टी वो है जो मुसलमानों को, आतंकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए वो मुस्लिम देशों पर अक्सर भड़कते रहते हैं, मुस्लिम देशों के अगेंस्ट में भी लगातार कहते हैं, और मुसलमानों के पक्षधर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल साफ साफ है, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस्लाम को रेडिकल इस्लाम कहा था। डोनाल्ड ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस इस्लामिक चरमपंथ को रेडिकल इस्लाम कहा था, और उन्होंने कहा था कि रेडिकल इस्लाम स्वीकार नहीं किया जाएगा अमेरिका में। उमर ने अब जवाब दिया। उमर ने कहा कि किर्क जैसे दक्षिणपंथी नेता हिंसा भड़काते हैं, और उनकी हत्या पर डेमोक्रेट्स को दोष देने की रिपब्लिकन कोशिश पूर्ण बकवास है। इस बयान पर रिपब्लिकन सांसद नैन्सी मेस ने हाउस में एक प्रस्ताव भी पेश किया था, जिसमें उमर को शिक्षा एवं कार्यबल समिति और बजट समिति से हटाने की भी बात कही थी, और ये कहा था कि इनको सदन से निकाल दिया। हालांकि वो प्रस्ताव केवल एक वोट से गिर गया था उनका, यानी कि प्रस्ताव के विपक्ष में 214 वोट पड़े थे, और नैन्सी मेंस के प्रस्ताव पर 213 पड़े थे। आप समझ लीजिए एक वोट से ये सांसद रह गई, नहीं तो इनकी तो बैंड उस समय भरनी। इसने ट्रंप को भड़का दिया था, क्योंकि ये लगातार इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे। ट्रंप ने क्या किया, 18 सितंबर को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, इल्हान उमर का देश सोमालिया है, जहां केंद्र सरकार के नियंत्रण की कमी है। लगातार गरीबी, भुखमरी, उभरते आतंकवाद, समुद्री डाकू, दशकों के गृह युद्ध, भ्रष्टाचार और व्यापक हिंसा से जूझ रहा है। 70% आबादी अत्यधिक गरीब है, और खाद्य असुरक्षा व्यापक है। सोमालिया लगातार दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में शुमार है। उसके साथ उन्होंने कहा जिसमें रिश्वतखोरी, गबन और खराब सरकार शामिल है। इन सब के बावजूद इल्हान उमर हमें बताती हैं कि अमेरिका कैसे चलाना है। ध्यान दें, क्या ये वही नहीं है जिसने नागरिकता हासिल करने के लिए अपने भाईजान से शादी की थी? हमारे देश में कितने घटिया लोग हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है। भाई के शादी का पुराना आरोप है, सच्चाई वो खुद बताती हैं अपने हिसाब से। हालांकि ट्रंप कोई नई बात नहीं कर रहे, 2016 से चला आ रहा ये षड्यंत्र सिद्धांत कहता है कि उमर ने 2009 में अपने कथित भाई अहमद नूर सईद एल्मी से शादी की ताकि उसे अमेरिकी नागरिकता दिला सके। उमर का जन्म 1982 में सोमालिया में हुआ था। गृह युद्ध के कारण उनका परिवार केन्या के शरणार्थी शिविर में रहा, फिर 1990 के दशक में अमेरिका आ गया, और उमर ने 2000 में नागरिकता ले ली। उमर की शादी का इतिहास भी बड़ा जटिल बताया उन्होंने कहा अहमद हिरसी से धार्मिक शादी यानी कि कानूनन नहीं थी, जिनसे 3 बच्चे पैदा हुए। 2018 में कानूनी रूप से शादी फिर से करी। 2009 से 17 तक एल्मी ने कानूनी शादी लेकिन उमर कहती हैं कि यह सांस्कृतिक था। मतलब सांस्कृतिक समझते हैं, सांस्कृतिक मतलब हमारे तो मजहब में है ये कि भाई से शादी कर लो, और ये एल्मी हमारा सगा भाई तो है नहीं, दूध का भाई, तो वो भाई कैसा है? या तो भाई आई रिश्तेदारी नातेदारी तो चलती नहीं है। अगर एक ही माँ का दूध 2 बच्चों ने पिया हो वही से भाई बहन होते, बाकी का क्या है। 2020 थिमोथी माइनेट से शादी कर ली। मिनीसोटा जहां की वो रहने वाली हैं, जहां पर वो इस समय रहती हैं, मिनीसोटा के विषय में कहा, क्योंकि मिनीसोटा डेमोक्रेट्स के हाथ में। मिनीसोटा स्टेट रिप्रेजेंटेटिव स्टीव डाजकोवस्की ने कहा कि ने हाल ही में एक जांच में दावा किया कि उमर ने एल्मी को कागजात दिलाने के लिए जो करना पड़े करूंगी कहा था, लेकिन फैक्ट चेकर्स जैसे स्नोप्स या पॉलिटिफैक्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे बार बार झूठा साबित करिए। कई प्रमाण पत्र, डीएनए या इमिग्रेशन रिकॉर्ड एल्मी को भाई साबित नहीं करता। मिनीसोटा की एक जांच ने भी केवल टैक्स फाइलिंग में अनियमितताओं का मामला उठाया था। भाई बहन वाली बात पर वो शांत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात को खोल रहे हैं, या ये खोल रहे हैं, और वो मतलब इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पेश कर रहे हैं कि ये भाई बहन है और ये अमेरिका में डिस्टर्बेंस करने वाले हैं, ये इलीगल इमिग्रेंट हैं। इसके अतिरिक्त एक पार्टिकुलर विदेशी रिलीजन के लोग हैं जो यहां पर रहते हैं और यहीं का खाते हैं और हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से खाते हैं। जो हमारे यहाँ की तमाम तरह की योजनाएं चलती हैं, जैसे भारत में भी
अन्न सप्लाई की योजना चलती है, दवाखाने की योजना चलती है, अस्पतालों की योजना चलती है, तमाम। आपको कहीं भी जहां सोशल स्कीम चल रही हो वहां आपको बुरके में लाइन लगी सवेरे दिखाई पड़ जाएगी। ऐसा लगता है कोई काम नहीं है, घर से सवेरे निकलो, का स्कीम कहां है, बुरका पहनो और वहां खड़े हो जाओ और दिन भर अपने लाइन में लगे रहो, लेकिन कार्ड बनवा कर लाओ, फैसिलिटी लेकर लाओ। ऐसा इसी की तरह उन्होंने दावा डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ की जो सोशल स्कीमें हैं उन पर ये पलते पुसते हैं और हम ही को परेशान करते हैं। इसके अतिरिक्त लगातार रेडिकल इस्लाम के विषय में वो कहते ही रहते हैं, उनकी पूरी पार्टी इसी विषय पर काम करती है। और ये जैसे मैंने कहा कि अगर ये टैक्स वाला मामला ना होता, या फिर मैं कहूं कि वो जो टैरिफ लगाते हैं उसका मामला ना होता, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप 1.0 में मोदी जी से क्यों पट रही थी, ये भी सोच लीजिए। और अभी भी मोदी जी से उनकी दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो अमेरिका जो घाटे में इन लोगों ने लाकर खड़ा कर दिया है, अमेरिका जो बहुत बड़े बजट के घाटे में चल रहा है, उसको भी सही करना उस आदमी का काम है, इसलिए टैरिफ का गेम खेल रहा है। लेकिन आफ्टर ऑल वो राइट विंग है, आफ्टर ऑल वो चरमपंथ को पहचानने वाले हैं, आफ्टर ऑल विश्व खत्म ना हो चरमपंथ की वजह से, इसलिए चरमपंथ को ही खत्म करना पड़ेगा, इस विचार को रखने वाले हैं। और मुझे लगता है ये भारत की जो दुखती रग है उसी के अनुसार उन्होंने बात की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।